ज़्यादा आमदन वालों पर ज़्यादा टैक्स का नफाज, आई डोंट थिंक इसमें किसी को कोई इसमें कोई मुज़ायका होना चाहिए। 50,000 की यहाँ पे अगर इसको बचाते तो किसके ऊपर डालते? कुर्बानी की बात आए तो पाकिस्तान के अवाम दे, और जब अयाशी की बात आए तो अशराफिया आगे आगे हो। मराद याफ्ता तबका उससे मुस्तफीद हुआ है, वरना आवाम तो वैसे के वैसे ही हैं। तनख्वाहें तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन वो इसके साथ साथ जो है ना जितने भी ज़रूरत के एशिया हैं वो भी बढ़ जाते हैं। बजट से आम आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये बजट उन्होंने जो बनाया है ये IMF की IMF बनाया है। ज़ाहिर है उन्होंने टैक्स के अलावा और कोई रिलीफ नहीं दिया है। रिलीफ तो मिला सरकारी महकमे वालों को, किसी की 25%, किसी की 20%। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आपको कुछ लोगों की राय भी हमने सामने रखी, क्योंकि कल पहला इस हुकूमत ने वफाकी बजट जो है वो आपके सामने रखा था, और आज तक ये उम्मीद की जा रही थी कि इस बजट में आम आदमी के लिए रिलीफ होगा, क्योंकि जब फौरी तौर पर बजट आता है तो डिजिट्स की गेम होती है तो समझना ज़रा मुश्किल होता है। आज कुछ चीज़ें वाजे हुई हैं, तो इसी मुनासबत से चूँकि आज पंजाब ने भी अपना सूबाई बजट पेश किया है, तारीख के सबसे बड़े टैक्स फ्री बजट की उन्होंने मंजूरी दी है। वज़ीर पंजाब ने 5,446 अरब का जो बजट है उस पर दस्तखत किए हैं। जिस तरह मैंने ये भी जिक्र किया, वफाक ने अपना बजट पेश किया, चंद चीज़ें सस्ती मगर ज़्यादातर अशिया महंगी होती हुई नज़र आ रही हैं। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुजतबा शुजाउर रहमान ने बजट पेश करते हुए ये कहा कि सूबाई बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, ना ही मौजूदा टैक्सेस की शरह में इजाफा किया गया। टैक्स बढ़ाए बगैर मालियाती ज़राए से रेवेन्यू में 53% इजाफा हुआ। सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 से 25% और पेंशन में 15% इजाफे की मंजूरी दी गई। कम अज़ कम उजरत को 37,000 रुपये मुकर्रर करने की तजवीज़ भी दी गई। नाज़रीन, कल का बजट जो वफाक ने दिया, आज पंजाब का बजट, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लग गया, टैक्स देना पड़ेगा, इससे कोई छूट नहीं है। निजी मुलाजमीन का कोई पुरसाने हाल नहीं है, तनख्वाहें बढ़ नहीं रही और टैक्स में हर साल बड़ी खूबसूरती के साथ और तेज़ी से इजाफा हो रहा है। टैक्सी से भरे बजट पर IMF ने तो इत्मीनान का इजहार कर दिया, लेकिन असल सवाल ये है क्या अवाम को भी ये इत्मीनान नसीब होगा या नहीं। इसी तमाम तर उसके कॉन्टेक्स्ट की मुनासबत से आज हमारा पहला बड़ा सवाल, क्या ये बजट अवामी उम्मीदों पर पूरा उतरता हुआ नज़र आ रहा है। मैं पैनल का तारुफ करवा दूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, और आज हमें ज्वाइन किया अरशाद अंसारी साहब ने भी। इलियास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। अरशाद अंसारी साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि कल जब बजट ट्रांसमिशन में थे, ज़ाहिर है कुछ चीज़ें बड़ी इनिशियल थी, आपने जिक्र किया बजट के खद्दो खाल पर। अब तो ये जो आम आदमी की अंडरस्टैंडिंग के लिए, आम आदमी के लिए सवाल, क्या वाकई आम आदमी की उम्मीदों पर यह बजट पूरा उतरता हुआ नज़र आ रहा है। जो आम खाने पीने की चीज़ों से लेकर आम आपकी ज़िंदगी की चीज़ें हैं, क्या उनमें रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है आम आदमी को? अरशाद अंसारी साहब। हाँ जी, शुक्रिया। देखें, ये जो बजट पेश किया गया है इसमें ये आम आदमी का तो बजट है ही नहीं है, और आज उसकी झलक जो है वो वज़ीर ख़जाना ने और उनके साथ जो उनकी टीम बैठी थी पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको देख भी लिया, और उनको यकीनी तौर पे उन्होंने वहाँ से उठ के जाने के बाद इस बात पे ज़रूर गौर किया होगा, सोचा होगा। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको इतना हैवी रिएक्शन मिला कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले ही हाल में मौजूद जो तमाम लोग थे, बेशमूल जर्नलिस्ट, बेशमूल वहाँ पे जो सरकारी मुलाजमीन थे, उन्होंने एहतजाज किया। और उस एहतजाज की जो बुनियादी जो रीज़न थी या जो काज बताई गई थी वो भी यही थी कि आपने ये कहा था कि हम दो दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की थी कि कोई इस मुल्क में मुकद्दस गाय नहीं होगा और हर एक को अपनी आमदनी के हिसाब से टैक्स में जो है वो कंट्रीब्यूशन जो है वो देनी पड़ेगी। लेकिन क्या ऐसी बात हुई कि 1-2 दिन के बाद ही जो बजट आपने पेश किया, ना तो आज आप उन मुकद्दस गाय का जिक्र कर रहे हैं, ना हमें इस फाइनेंस एक्ट में ना बजट में उन मुकद्दस गाय में से कोई एक जो है वो नाम जो है वो सामने नहीं आया। अगर है तो आप ज़रा हमें बता दें। और दूसरी चीज़ ये कि खुद जो FBR ने जो सैलिएंट फीचर दिए थे उसमें भी ये पहली मरतबा हुआ है गालबन कि हमेशा जब FBR ब्रीफिंग देता था, हमें सैलिएंट फीचर देता था, उसमें दोनों साइड बताई जाती थी कि इतने जो है वो रिलीफ मेजर लिए गए हैं, इतने हमने रेवेन्यू मेजर लिए हैं और नेट इम्पैक्ट ऐसा आएगा। ये पहला बजट है और पहले ही जो है वो ब्रीफिंग है जिसमें FBR की तरफ से जो है वो रिलीफ की मद में बताने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, और तमाम जो चीज़ें बताई गई थी वो आप यूँ कह लें कि रेवेन्यू के जो इकदाम थे उसके बारे में बताया गया था। और एक और आपको बता दूं कि ये आप इसको प्रेडिक्शन समझ लें या जो भी समझ लें,
कि आज ही मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये बजट सिर्फ इसी बजट तक इक्तफा नहीं होगा और अभी ये बजट पास भी नहीं हुआ तो मिनी बजट की जो तैयारियां हैं वो अभी से शुरू कर दी गई हैं और उसका उन्होंने जो चेयरमैन एफबीआर थे उन्होंने कल जो पोस्ट बजट जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने कोई इंडिया दिया भी था। जब उनसे रैशनल पूछा गया तो उनका ये कहना था कि 1500 अरब रुपया जो है वो हम नॉमिनल ग्रोथ से हासिल करेंगे जिसमें जीडीपी और इन्फ्लेशन वगैरह शामिल हैं और प्लस हम 250 अरब जो है वो इन्फोर्समेंट मेजर से इकट्ठा करेंगे और उसके अलावा जो होगा कोई 1700 अरब के करीब उनका कहना था कि हम पॉलिसी मेजर से लेंगे और 300 से 400 अरब रुपया ऐसा था वो ये कह रहे थे कि हम जो कोर्ट में हमारे केसेस हैं खासकर वो सीवीटी का केस है और एक जो है वो सुपर टैक्स का केस था तो वो बड़े पूरी उम्मीद थे कि ये हमें जो है वो यहाँ से हमें रिलीफ मिलेगा और हमारे हक में फैसले आएंगे यहाँ से आ जाएगा। तो साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि हमने IMF के साथ जो नेगोशिएशन हुई है तो उनको हमने बताया कि अगर किसी जगह पे हम मतलब कोर्ट से फैसला हमारे हक में नहीं आता या कोई ऐसी वजह से हमारे जो टारगेट हैं वो मिस होते हैं तो फिर हम जो है वो हंगामी बुनियादों पे जो है वो इकदाम एडिशनल लेंगे। आज भी उनसे यही सवाल हुआ था तो और दूसरी मरतबा जब यही सवाल हमारे ही जो कुलीग हैं शहबाज राणा ने जब दोबारा रिपीट किया उनसे अपना वज़ीर खजाना से तो वो गुस्से में आ गए और उनसे ये कहा गया कि आप क्या इस बात की गारंटी करते हैं कि इसके बाद कोई मिनी बजट नहीं आएगा तो उन्होंने इस पर जवाब देने के बजाय गुस्से में आ गए और कहने का मकसद ये है कि आज जो उनकी पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो है वो एक आप यूं कह लें कि रेफरेंडम के तौर पे जो गवर्नमेंट के सामने आ गया था। अलबत्ता सिर्फ ये था कि एक चीज जो हालांकि ये टेक्नोक्रेट फाइनेंस मिनिस्टर हैं तो एक चीज इनमें जो है ना वो जो पॉजिटिव मुझे नजर आई है कि जितने हम इतने अरसे से प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करते आए हैं कि इनसे सवालात बड़े सख्त हुए हैं लेकिन आप इनकी ये कह लें कि हिकमत अमली कह लें या इनकी जो है वो इनमें ज़र्फ कह लें कि इन्होंने तमाम तर जो सख्त सवालात थे उस पर तहम्मुल मिजाजी से सुना और उसका जवाब भी दिया और किसी जगह पे जहां वो ये समझते थे उन्होंने उस बात का एतराफ भी किया। सही है। आमिर साहब कल जब आपसे बात हुई ज़ाहिर है वक्त कम था, आप कल जिक्र भी कर रहे थे कि सालों से आप बजट को कवर करते आ रहे हैं तो आपको क्या मुख्तलिफ लग रहा है क्योंकि देखिए मईशत की बारहा बात हो रही है, सियासी इस्तेहकाम होगा तो मईशत बेहतर होगी। IMF के साथ पहले तो मुआहदों पर बहुत सारे सवालात थे, चलें अब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं ना, IMF के बगैर कहीं भी हम नहीं सर्वाइव कर सकते। तो अब आपको क्या लग रहा है, क्या एक कॉमन मैन को उम्मीद रखनी चाहिए और खासतौर पर ये जो तनख्वाहदार तबके को फिर से उसका टैक्स का वो बढ़ाया जा रहा है तो वो मतलब फिर वो कहाँ जाए? अब तो लोग ये भी सवाल कर रहे हैं या तो कैश में सैलरीज लें या फिर मुल्क ही छोड़ जाएं। ये जो आपने कहा है ना कैश में सैलरी ले, अल्लाह करे सारे सुन लें। अच्छा मैंने कहा भी इसलिए है सर कि हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि मैं पहले भी कहता था कि छितर मारने वाले बढ़ाएं ताकि हमारी पिटाई शिटाई होती रहे और नौकरी पे हम जाके अपना काम शाम कर लें। ये इन्होंने बजट इसी किस्म का दिया है। हम और आप ये इस दफ़ा फिक्रा भी नहीं कह सकते कि ये अदादो शुमार की जादूगरी है। ये सीधी सीधी छितरमार परेड है और ये अवाम के ऊपर मुसलसल बरसेगी, इसमें कोई कमी नहीं आने की क्योंकि कोई चीज़ छुपी नहीं हुई। सैलरीड क्लास इसलिए कि हम सब, मैं तो बहुत पहले से कह रहा था IMF का जब नया पैकेज आएगा तो उनका निशाना ही हम है, मतलब वो भी वही निकले हैं जो हमारे पाकिस्तानी हुक्मरान है कि जो सैलरीड क्लास है। लेकिन चाहे सरकारी मुलाजिम के लिए वो अच्छी खबर है लेकिन उसमें बुरी खबर उनके लिए भी ये है कि वो रनिंग बेसिक पे नहीं है, वो इब्तदाई बेसिक पे है ताकि वो भी पेंशन और उसमें ना इन्होंने जो पे स्केल्स रिवाइज किए, कोई 8-10 किस्म के ढाक रिलीफ लोगों की तनख्वाहों में मौजूद हैं। जो रिटायर होगा उसको पेंशन में भी कोई फ़ायदा नहीं होने का आगे चल के। अभी तक तो जब वो बनेगी, अल्लाह करे गागेगी से हम 77 साल में कहीं 78वें साल में आगे निकल जाएं तो हम बात कर सकेंगे क्योंकि कोई चीज़ ऐसी है नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने खुद प्लॉट नहीं लिया, ये उनके ज़र्फ है, अच्छी बात है, तो उनको फुल कोर्ट इस पे भी बिठाना चाहिए कि आप लोगों के ऊपर बहुत उंगली उठती है कि आप 2000 यूनिट बिजली, तनख्वाहें, सब गाड़ियां बुक वैल्यू पे रिटायरमेंट पे ले जाते हैं। एक जज साहब ने रिटायरमेंट के बाद अपने घर पे सोलर लगा लिया तो उन्होंने 2 साल का बिल मांग लिया। वो भी मेहरबानी सुप्रीम कोर्ट की कि नहीं कि आपको इस पे बकाया नहीं मिल सकते, आप सोलर ना लगाते तो हम 2000 यूनिट दिए जाते आपको। तो ये चीज़ें हमारे तमाम मुकद्दस इदारों को ये समझना चाहिए कि जब आम आदमी से आप रिलीफ में लेना चाह रहे हैं हर चीज़, यानी वो लोगों को कह रहे हैं कि जो नॉन टैक्स पेयर है कि अब उसकी ना सजाए मौत अनाउंस होना पड़ेगी और तो कुछ नहीं रहा। सही बात कि बजाय इसके
हाँ, जो इसमें पॉजिटिव पहलू है वो ये है कि बहुत सारी एग्जेम्पशंस खत्म की हैं जो जरूरी थी, कि आप लोगों ने जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके ऊपर ड्रामेबाजी बनी हुई है। अभी बहुत कुछ रहता है, बहुत सारे इदारे हैं जो मुकद्दस हैं, जो कहते हैं हम बहुत टैक्स देते हैं, लेकिन उनको रिलीफ भी बहुत मिलता है। ये सारे रिलीफ आप खत्म करके पब्लिक में रख दें कि जी ये वो चीजें हैं जो हमने कर दी हैं तय्युशात पे, जो आला हुकाम के पास थी, फिर लोगों को भी यकीन आएगा। क्योंकि जाहिर है कि इस मुल्क में तो सभी रहते हैं, इससे कोई ये नहीं कह सकता कि जी इनके पास ये कुशन मौजूद था जो ये करके हमें बचा सकते थे। कुशन नहीं है, लेकिन जिनके पास बचत है उनका भी कुशन खत्म करना चाहिए। सही। अब वो हालत है जो बकौल वजीर खजाना के ना तनख्वाहदार को छोड़ सकते हैं और 100 रुपए के टैक्स जो कार्ड डलवाएगा उससे 75 रुपए आप लेके भाग पड़ेंगे पहले से ही, तो वैसे ही भगाने के चक्कर में है ना कोई। अब वो मुल्क से बाहर जाने के ऊपर उन्होंने कहा है जी असाइलम सीकरों को हम पासपोर्ट भी नहीं देंगे। वैसे तो ये एक सही कोर्ट केस की मार है ये फैसला वजारत दाखिला का, कि आप अपने शहरी को डिनाई कर ही नहीं सकते, चाहे उसने कोई जुर्म किया है, शहरी तो वो आपका है। बिल्कुल। आप कैसे कहते हैं कि हम आपको पासपोर्ट नहीं देंगे, क्योंकि अगले मरहले में इन्होंने शनाख्ती कार्ड करने हैं ब्लॉक। सिटीजनशिप का राइट आप नहीं ले सकते, वो इनहेरिट है उसके पास। तो लेकिन चूंकि हम फंसे हुए हैं, हर तरफ से दबाव में हैं, कई हमारे हुक्मरान दौरों पे होते हैं, तो जाके जो मर्जी दावा और वादा कर लिया और उसके बाद फटाफट मोहसिन नकवी साहब की वजारत दाखिला ने इशू कर दिया ऑर्डर। हमारे लिए जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके लिए मुश्किल आएगी। इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए थी, फिर फैसले होने चाहिए थे। जिस तरह बजट के ऊपर पीपल्स पार्टी सिर्फ कहानी कर रही है, वो हम आगे चल के बात करेंगे भी सही। बहरहाल वो पंजाब का, मैं अभी एक दोस्त के साथ बैठा था, फरीद है हमारा दोस्त, तो उसमें एक टिक्कर चल रहा था कि तलाक पे 100 रुपए से जो स्टाम्प है वो 1000 रुपए का कर दिया जाएगा। उसने कहा यार जिसके साथ तलाक होती है उसको तो कुछ पैसे पल्ले से देने चाहिए, बस इसके अलावा कोई बजट नहीं है। अयाज साहब बस यही है जी, बजट आ गया है, चलेगा, बल्कि उससे भी वर्स्ट चीजें नजर आ रही हैं, क्योंकि एक उम्मीद होती है ना, जब उम्मीद टूट जाए एक आम आदमी की कि चले जी बजट पे बड़े लोगों का इन्हिसार होता है कि इसके बाद चीजें बेहतर होंगी, तो अब तो वो इन्हिसार ही खत्म हो गया। मैं फिर वही बात करूंगी, तनख्वाहदार तबका, ज़ाहिर है आप भी तनख्वाह लेते हैं, तो हमें तो कोई रिलीफ नहीं मिला। देखिए इरशाद अंसारी साहब ने वो शहबाज राना के सवाल का जिक्र कर दिया। अच्छा अजीब बात है कि वो मैं अक्सर देखा करता हूँ कि जब शहबाज राना के हाथ में माइक आता है तो अक्सर परेशान हो जाते हैं वज़राए ख़ज़ाना, पता नहीं क्यों, ये रीज़न समझ नहीं आई। उसके बाद एक और सवाल हुआ था बड़ा ज़बरदस्त जो सनाउल्लाह ने किया था और उस पर क्लैप हुई वहाँ। मैंने ये मंजर पहले नहीं देखा। इससे इनको समझ जाना चाहिए कि हालात क्या हैं लोगों के, मतलब किस तरह से लोग फील कर रहे हैं। और वज़ीर ख़जाना साहब को इतना दर्द है उनको, जब उनसे पूछा गया कि दूध पे आपने टैक्स लगा दिया, 1 रुपया बढ़ा दिया, तो कहते हैं दूध तो मिडिल क्लास और अमीर का बच्चा पीता है ना, यानी कि गरीब के बच्चे को आज के बाद इस मुल्क में दूध पीने का कोई हक नहीं है, वो उसको वैसे ही मार दें, पानी डाल के पिलाएं, दूध आप पिला ही नहीं सकते। मतलब ये हमारी अशराफिया है। हुजूर अगर आप ये कहते कि हमने टैक्स जो लगाना है इनकम टैक्स, उसके लिए हमने एक कमेटी बना दी है जो 4 महीने में फैसला करेगी कि कितना इनमें सख्त है कि इन पे टैक्स लगा दिया जाए, और हम फौरी तौर पे ये जो मराहत हैं हमारे अशराफिया की हम ख़त्म कर रहे हैं। जैसे 2000 यूनिट बिजली के हैं, फ्यूल फ्री मिलता है, रेनोवेशन पे इतने खर्च होते हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस का हमने खर्चा कम कर दिया है, प्रेसिडेंट हाउस का कम कर दिया है, पार्लियामेंट हाउस के हमने खर्चे कम कर दिए हैं। मुझे यकीन आता कि वाकई आप सीरियस हैं, आप सोच रहे हैं कि यार इस मुल्क का जो आम आदमी है, खैर ये हमें आम आदमी नहीं खास समझते हैं, हम तो ये खुद को समझते हैं कि वो जो जितना बोझ बर्दाश्त कर सकता था उससे हम बहुत ज्यादा बोझ डाल चुके हैं। तो मैं समझता कि इनको हमारी बड़ी फिक्र है। मतलब बड़ा कैजुअल था ना वो अली परवेज मलिक साहब का भी कि नहीं वो तनख्वाहदार पे ना लगाते तो और क्या करते। वेरी गुड यार, मतलब आफरीन है, आप लोगों को सैल्यूट करने को दिल करता है कि हमारे हुक्मरान है आप लोग। मतलब क्या बात है यार, इतनी केयरलेसनेस कि जी लगा दिया टैक्स बस ठीक है, अब भुगतो 2 टैक्स। और बात यहां खत्म नहीं होगी। जुलाई की जो सैलरी आप और मैं और राना साहब और ये लियाज साहब और अंसारी साहब और फैसल लेके जा रहे होंगे घर, और उसके बाद जब हम बाजार में निकलेंगे चीजें खरीदने, तो आप यकीन करें कि आपको लगेगा कि इतनी सैलरी कैसे कम हो गई, जो हालत होने जा रही है हमारी। और इसमें अयाज साहब एक फिक्रा छोड़ गए जी,
जो सैलरी लेके जाएंगे उसमें टैक्स की सूरत में वैसे ही 25% कमी हो चुकी होगी। नहीं, वही मैं कह रहा हूं ना कि सैलरी एक तो कम हो चुकी होगी, और वो जो आपने शुरू में बात की कि वो कैश वाली, वो हमारा इदारा भी अजीब है, खुदा की कसम के वो मतलब बैंक के थ्रू हमें भेज रहा होता है, ट्रांजैक्शन कर रहा होता है कि यार चलो मतलब टैक्स चला जाए कौमी खजाने में। तो सर बहुत सारे इदारे कैश भी देते हैं, फिर वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये हमारा इदारा भी अजीब है कि वो हमारा टैक्स तो चूंकि बढ़ता जा रहा है अल्लाह के फजल से, और वो तो कम हो नहीं सकता। लेकिन सर एक बात कहनी चाहिए आपको, तनख्वाह नहीं बढ़ती लेकिन टैक्स बढ़ रहा है। टैक्स बढ़ता है हमेशा, जाहिर है, मतलब ये मतलब इसमें कोई बात नहीं है। मीडिया भी क्राइसिस में है ना दुआ, इस मुल्क का हर इदारा क्राइसिस में है, और जिनको क्राइसिस में होना चाहिए वो अयाशियां कर रहे हैं, वो सुकून ले रहे हैं इस मुल्क में, उन पे असर ही नहीं होता। बजट आए ना आए उनको क्या फर्क पड़ता है। पेट्रोल उन्होंने आपको बहरहाल खुशखबरी सुना दी है कि यकमुश्त हम नहीं ये लेवी बढ़ाने जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता, मतलब वो आपको स्लो पॉइजनिंग करेंगे ना, जहर आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म में दाखिल करेंगे ताकि एकदम आपकी मौत ना हो जाए। और लोगों से मतलब एक मतलब गरीब आदमी, आप ये बताएं कि कोई बच्चा अगर उसका कॉलेज आ रहा है, उसने उसको मोबाइल ले दिया है तो उसके भी 75 रुपए कट जाएंगे। तब ये क्या इस मुल्क में कौन पॉलिसियां बनाता है, किस तरह बनाता है, मेरी समझ से बाहर है। आप इंपोर्ट कर लेते हैं लोगों को और वो बैठ के ठंडे कमरों में पॉलिसी बना लेते हैं और कहते हैं जी बस ठीक है, ये देखे ना। इससे ज्यादा मैं ये भी देख रहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब का इम्कान है कल खिताब का भी, मुझे नहीं समझ आ रही कि प्राइम मिनिस्टर साहब खिताब में क्या फरमाने वाले हैं, वो क्या तसल्ली देंगे हमें। बहरहाल मेरे ख्याल में तो ये सारी सिचुएशन, चले मैं नरम तरीन अल्फाज यूज करता हूं, अफसोसनाक। जी फैसल साहब, महज अफसोसनाक, या आपको लगता है जो अयाज साहब कह रहे हैं कि ये स्लो पॉइजनिंग का काम कर रहे हैं, तो ऑलरेडी जितनी मईशत का बुरा हाल और पिछले कई सालों से अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, ऑलरेडी वो तो इतने जहरीले हैं। मतलब आप सुने तो सही ना एक आम आदमी को कि उसका घर किस तरह से चलता है। आपको लगता है कि वो उम्मीद जो एक बजट से रखी जाती है वो ख़त्म हो गई, या आपको लगता है कि मिनी बजट लाकर कुछ ना कुछ रिलीफ देगी हुकूमत आम आदमी को? मिनी बजट लाके तो उन्होंने और ही बम फाड़ने, रिलीफ तो का तो कॉन्सेप्ट इस मुल्क से ना ख़त्म हो गया है। मैं समझता हूँ आप प्राइवेट इदारों को जो है ना पता नहीं बगावत कर देनी चाहिए, सबको तनख्वाहें जो है ना वो कैश में दें। सही है। अच्छा भाई, ये हम इनकम टैक्स क्यों दें? हम कोई वेलफेयर स्टेट में रहते हैं? जो टैक्स का कॉन्सेप्ट वेलफेयर स्टेट में ये कि रियासत जिम्मेदार होती है सेहत की, तालीम की, आपके रोजगार की। यहाँ कौन लोग हैं जो रियासत ने हमारी सेहत की जिम्मेदारियां ली हुई हैं, रियासत ने हमारी तालीम की जिम्मेदारियां ली हुई हैं। हमारे घर तो पानी भी नहीं आता है, हम तो पानी भी जो है वो टैंकर के जरिए जो है वो खरीद के डलवाते हैं। सड़कें यहाँ पर नहीं है, सेहत यहाँ पे नहीं है, तालीम जो है वो यहाँ पे नहीं है। और ये टैक्स किस लिए दे रहे हैं? हुक्मरानों को ऐशी करनी है, तो जिसकी गर्दन फिट हो गई है उसको जो है उल्टी सीधी से ज़िबा करे चले जा रहे, करे चले जाओ भाई, खुदा का खौफ करें। मतलब कोई मतलब ये एक होता है ना कि रहम खाया जाता है, जो जानवरों के बारे में भी है ना सिला रहमी से पेश आओ। ये इंसानों के ऊपर भी जो है ना इतने जालिम हुक्मरान है कि इंसानों के ऊपर भी जो है वो रहम खाने को जो है वो तैयार नहीं है। इतनी सफाकी से आप जो टैक्स ले रहे हैं, और सिर्फ इसलिए कि ये इनकी गिरफ्त में ये लोग आ गए और इकरार भी कर रहे हैं कि भाई करें क्या, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। जो गिरफ्त में आ गया है उसका जो है वो टैक्स लेते हैं। बाकी माफियाओं की जो है वो ये पार्लियामेंट बन जाती है। जो इतनी बड़ी जो स्मगलिंग होती है, या आप सिर्फ जो सिगरेट का वो सेक्टर उठा लें, जो सिगरेट बन के आ रही उन पे आपके जो है वो टैक्स एक है, उस पे उस तक पे तो आप जो टैक्स वसूल करने की आपकी जो है वो औकात ही नहीं है। इनका सारा का सारा जोर जो चल रहा वो तनख्वाहदार पे चल रहा है, या जो पैसे एडसोर्स कट जाते हैं। इनसे जो है ना किसी नए आदमी को ये उस फ्रेम में लाने की कहते हैं ना सलाहियत सिद्धांत ही नहीं रखते। जो इतने चैंपियन ये वजीर खजाना साहब आए थे, भाई यही काम तो कोई भी कर लेता। ये तो बताया ना कि इनके आने से कौन सा ऐसी इस मुल्क के अंदर माशी सूरत-ए-हाल में बेहतरी आई जिसकी बुनियाद पे वो तो कहते हैं कि एक साल में बड़ी बेहतरी आई है, मईशत ट्रैक पर चढ़ी है, बहुत बेहतरी आई है। ऑल्दो उस बेहतरी का रिजल्ट आम आदमी तक नहीं आया। लेकिन बेहतरी सिर्फ वही होती है जो एक आम इंसान को महसूस हो। अगर इस बेहतरी से इनके और जो है क्या कहते हैं आमदनी बढ़ गई, इनके वसाइल बढ़ गए, इनकी ऐशी हुक्मरानों की बढ़ गई, तो इनके लिए बेहतरी आई होगी। आम आदमी की जिंदगी तो जो है वो अजीरन से, आम आदमी का बेहतरी से क्या ताल्लुक है? अशराफिया के लिए आम आदमी देखिए इस वक्त जो सूरत-ए-हाल हो गई है ना, यकीन करें अगर ये हुकूमत इस बात पे खुश है
कि पूरे मुल्क के करोड़ों लोग इसको बदुआएं दे रहे हैं और इस बात पे खुश है कि अपना इक़्तिदार बचा रहे हैं। यकीन करें इक़्तिदार नहीं बचा रहे, मतलब इन सबको है ना कि जवाब भी देना है। आखिरत दुनिया में चले इनका ताकतवर लोग हैं, कोई हिसाब नहीं होगा, लेकिन हम बहसियत मुसलमान हमारा ईमान है कि हमें मरने के बाद दोबारा जिंदा भी होना है। खुदा को भी हमने जो है ना जवाब देना है। किस मुंह से आप खुदा के पास जाएंगे यार? आप कुछ खौफ खुदा तो करें। आपने जो टैक्सेस की शरह जो नाफिज की है, यानी कि आप 40% 45% आप लेके चले जाएंगे। भाई क्यों लेके चले जाएंगे? वजह तो किस बुनियाद पर जो है आपको ये दे दे, जब आप एक सहूलत भी जो है इस कौम को देने को जो है वो तैयार नहीं है, लेकिन टैक्सेस के नाम पे जो है आप करे जा रहे हैं। कह रहे IMF खुश हो गया। भाई IMF खुश हो गया, यदि बस IMF खुश हो गया तब का अशराफिया खुश हो गया। बिल्कुल, ये कोई छोटी बात है? आपकी वजह से फैसल आपको खुश होना चाहिए। पूरी रियासत की जो तबका अशराफिया एलीट क्लास, उनको आपने खुश कर दिया, IMF को खुश कर दिया। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए जिंदगी से? इलियास साहब, आपके ख्याल में कोई उम्मीद? उस पर खुश होऊंगा जब मेरी 100% सैलरी जो है ना वो कैश में आएगी। मैं खुश होऊंगा और मैं 1 रुपया भी टैक्स नहीं दूंगा। क्यों दूं? जब ताकतवर आदमी नहीं देता तो क्यों गरीब आदमी भी है ना बगावत कर दे, वो नहीं दे टैक्स? क्या हो, जो बगावत कर देता है ना उससे कुछ नहीं होता। कमजोर आदमी पे छुरी चलती है हुक्मरानों की। जी इलियास साहब, देखिए गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा इजी था कि जी पेट्रोलियम लेवल लगा लेंगे, सैलरीड क्लास पर जो टैक्स देते थे पहले उन पर टैक्स लगा दिया, या जो रिटेलर जो क्या कहते हैं सेल टैक्स की बढ़ा दी। और इससे क्या होगा? इससे ज़्यादा मज़ीद महंगाई होगी, क़ुव्वत ख़रीद कम होगी, लोग मज़ीद मुश्किल में आएंगे। अब वो गवर्नमेंट तो ये कहेगी कि जी अवामी बजट है, ये इस तरह है, लेकिन इसमें कुछ देखने में नहीं आ रहा। फेडरल बजट में तो देखें वो सारा वही रखा है जो IMF को खुश करने के लिए, क्योंकि IMF ने कर्जा देना है, उसने रिकवरी करनी है, उसी ने उसी मोड पर लगाना है ताकि उसके पैसे जो किस्तें हैं वो वापस निकलती रहें। तो किस्तें निकालने के लिए अवाम है, कर्जा लेने के लिए हुक्मरान और कर्जा देने के लिए अवाम सूद समेत देती है। अवाम उस टाइम तो खुश हो जाती है। तो कर्जा जब मिलता है तो लोग खुशियाँ मनाते हैं, गवर्नमेंट खुशियाँ मनाती है, जी हमें कर्जा मिल गया, कर्जा मिल गया। तो कर्जा मिलता है, उसका असरात तो नहीं नीचे आते, ना उससे कोई महंगाई कमी हुई, ना कभी कोई पॉलिसी ठीक हुई, ना कभी। अब देख लें पता नहीं कितने 75 साल से रिफॉर्म्स ही लगे हुए हैं अपने सिस्टम में गवर्नेंस ठीक करने के लिए, लेकिन वो देख लें 1960 से पहले तक पाकिस्तान कर्जा देने वाला मुल्क था, अब सिर्फ कर्जा लेने वाला मुल्क है। और कर्जे ले लेके इन्होंने बुरा हाल कर दिया। आपकी GDP का इतना है कि 80% है, आप कर्जा लेते हैं, कर्जा सूद समेत वापस करते हैं, जो अपने वसाइल हैं वो भी सारे उधर झोंक देते हैं। तो ये कब तक चलता रहेगा? एंड में एक दिन रास्ता बंद होगा। इनको ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि अब इन लोगों पर तो ना टैक्स लगाए ना जो पहले टैक्स दे रहे थे, नए टैक्स वो रास्ते तलाश करें, अपने वो दोस्त नाराज ना करें जो तबका इशराफी है, या तो टैक्स जो बना के बाहर पैसे मुंतकिल कर देते हैं। इनसे तो इतना भी काबू नहीं होता कि स्मगलिंग रुक जाए, इनसे इतना काबू नहीं होता कि टैक्स चोरी रुक जाए। ये क्या बैठ के कर रहे होते हैं मैनेजमेंट वगैरह? गवर्नमेंट में आते हैं चलो ये सियासतदान आते हैं जो ब्यूरोक्रेट्स वगैरह हैं जिनको पता है कि जी ये टैक्स चोरी हो रहा है, ये वो क्यों नहीं रोकते? सारे अपने बना रहे हैं। सब लोगों को पता है कि बाहर कौन पैसे मुंतकिल करता है, फिर बाद में आ जाएगा कि वो फलानी लीक्स आ गई, ये आ गया, तो इनके पैसे होते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई तो कुछ नहीं होती। सही बात। तो जाहिर है ये अवाम पैसे देने के लिए, इनके भुगतने के लिए। हमें ये पता है कि जब आज से 30 साल पहले भी हम सुना करते थे, 40 साल पहले भी, कि यार बहुत महंगाई हो गई है। उस टाइम रुपए का लीटर दूध होता था, 40 पैसे का आटा होता था, तो तब भी महंगाई थी, अब भी महंगाई है। अब तो लोगों के वो उस दौर के लोग, ऐसी महंगाई नहीं थी वो उस दौर के लोग अब देख लें तो वो दोबारा कहें कि हम दुनिया में नहीं आएंगे, इतनी महंगाई है जितनी पाकिस्तान में। सही। तो वो जरा इनको गवर्नमेंट को तो कुछ नहीं होती। देख लें पंजाब का बजट दिया 53% जी रेवेन्यू बढ़ाया, तो रेवेन्यू बढ़ाने से किन से बढ़ाना है? अवाम से लेना है। तो अवाम से जब लेंगे तो पैसे अवाम को महंगाई नहीं महसूस होगी। गवर्नमेंट कैसी बातें करती है? ये समझते हैं बुद्धू है, आगे अगले वाले बुद्धू है, जो बोलेगा वो उसको पकड़ेंगे। बजट तारीखी उसके लिए तारीखी ऐसा तारीखी होता है जो याद ये सोशल मीडिया पर जो कैंपेन चलाते हैं कि जी बिल्कुल तारीखी बजट है, पहली दफा बजट ऐसा आया है, उससे पहले सही कह रहे होते हैं, तारीखी होता है। आज देखा था मुश्तबा शुजाउर रहमान साहब तकरीर किस तरह कर रहे थे। सही है, ऐसे कर रहे थे जैसे पता नहीं अकेले भाग रहे हैं जंगल में किताब लेके, और इतने जबरदस्त बरल जी, आम आदमी को खुश होने की जरूरत नहीं है, और बड़े जालमाना किस्म के अनफॉर्चुनेटली हमारे पे लोग हुक्मरान हैं जो बड़े जालमाना फैसले करते हैं। उम्मीद ये रखनी चाहिए कि इनको भी एहसास हो कि ठंडे कमरों से निकलकर बाहर तपती धूप में बैठे और देखें कि किस तरह से एक रेडी बान अपने बच्चों के लिए कमा कर ले जाता है, किस तरह से एक मजदूर और एक छोटा वर्कर जिसकी तनख्वाह में भी आपने टैक्स लगा दिया है, वो कैसे अपने बच्चों का बिजली के बिल, गैस के बिल, घर का किराया
वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी का निज़ाम चला रहा है। ये अनफॉर्चुनेटली हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए। चलें, वही फैसल साहब वाली बात, अभी नहीं सोचेंगे तो रोज़े क़यामत तो सोचना पड़ेगा। क्विकली ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल, नून लीग और पीपल्स पार्टी में दूरियां क्या हुकूमत के लिए वाकई मुश्किलात में इजाफा होने जा रहा है? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, विफाक की तरह पीपल्स पार्टी के अरकान पंजाब असम्बली के बजट इजलास से भी गैर हाजिर रहे। विफाक में तो इसहाक डार साहब ने पीपल्स पार्टी को मना लिया, मगर पंजाब में ऐसा नहीं हुआ। रहनुमा पीपल्स पार्टी हैदर गिलानी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को बजट की तैयारी में मुशावरत में शामिल नहीं किया गया। इन हालात में हुकूमत के लिए बजट की जो हिमायत है वो नहीं की जा सकती। इजलास में अलामती तौर पर 2 अरकान शरीक हैं। तो दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी मनाने की कोशिश हो गई है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का वज़ीर आज़म की आमद का खैर मकदम भी हुआ। प्राइम मिनिस्टर ने सियासी मसाइल के बाहमी ताउन से हल के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ दी है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि मौलाना साहब ने हमेशा जमहूरी इक़्तिदार की हिफाजत के लिए पुरअमन जदोजहद को फ़रोग़ दिया। इसी मुनासबत से सवाल आमिर साहब आपसे आगाज़ करी हूँ, आपके ख्याल में ये हुकूमत के लिए इत्तेहादियों को अपना साथ रखना कितना इम्पॉर्टेंट है? और जिस तरह से मौलाना साहब को भी मनाने में गए, क्या आपको लगता है पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर कर पाएंगे? मौलाना साहब भी इनके साथ चलने में तैयार हो जाएंगे हुकूमत के साथ? देखें, ये सियासत जो है ना वो इसी तरह ही चलती है। पीपल्स पार्टी ने, आपने देखा नहीं, गवर्नर साहब किस खूबसूरती से छुट्टी पे चले गए और बिल पास हो गया। ये लोगों को दिखाया जा रहा है कि देखें हम आपके साथ हैं, ताकि कल को जिस तरह अब 16 महीने की हुकूमत के बाद बिलावल साहब की तकरीरें हुई और अभी यही कुछ हो रहा है पंजाब असम्बली में, पीपल्स पार्टी जो कुछ भी कर रही है, जाहिर है वहाँ तो बिल्कुल किसी वोट की भी जरूरत नहीं है। लेकिन आप इन द एंड देखिएगा बजट के पीपल्स पार्टी कितनी मुखालफत करती है। क्या खड़ी होकर पीटीआई के साथ गिनती कराएगी वोट में? बिल्कुल 2 दिन में हुक्मरान सीधे हो जाएंगे। नहीं होता। ये होता है कि बैकग्राउंड में हमारे काम कितने होंगे, आपको मजीद क्या क्या चाहिए है सूबे की डेवलपमेंट के अंदर, आपको क्या क्या पैसे किस किस चीज में चाहिए। ये अगर बार्गेनिंग ना करे तो जाहिर है वो शहबाज शरीफ से पैसे कौन लेगा, वो भी इशू होता है। और हमारी सियासत चलती भी इसी तरह है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जहां हुक्मरान इत्तेहाद हो, अपोजिशन हो, वहां पे आपको लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन को भी नहीं भूलना चाहिए। वहां पे भी टकराव अपने उरूज पे पहुंच गया है। इस वक्त 3 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बन चुके हैं। एक इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस ने मिलकर बनाए, फिर एक लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने खुद बनाए और एक इलेक्शन कमीशन ने बना दिए। और अब ये हो रहा है कि जो ट्रिब्यूनल लाहौर हाई कोर्ट ने बनाए हैं उनमें इलेक्शन कमीशन पेश नहीं होगा। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है और फड्डा सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। ये मसला हल नहीं होने वाला, ये अभी बहुत कुछ हमारे सामने आएगा। इसी दौरान शहबाज शरीफ जहां बिजी हैं, उनको और चीफ जस्टिस साहब को, इन सब को देखना चाहिए कि आईनी इदारों के दरमियान लड़ाई में भी किसका क्या रोल हो सकता है और कैसे बेहतर हो सकता है, क्योंकि ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सही जी। अयाज साहब, पीपल्स पार्टी मुतालबा क्या कर रही है? पीएसडीपी बढ़ा देना, हमारा शेयर बढ़ा दें सूबे का, और तो कोई मुतालबा नहीं है ना उनका। मतलब वो भी शेयर किसके लिए बढ़ेगा? वो कोई फैसल के लिए तो नहीं बढ़ना ना शेयर। वो शेयर बढ़ना है उनके एमपीएज एमएनएस के लिए। जैसे वो 75 अरब रख दिया, मतलब ठीक है जी, वो मंसूबे मुकम्मल होने। यार एमएनए एमपीए कौन होता है मंसूबे मुकम्मल कराने वाला? वो महकमों को दो, उनसे उनके जरिए मुकम्मल होनी चाहिए। लेकिन ये सियासी रिश्वत होती है कि जी ठीक है आपने हमारे साथ रहना, हम पैसे देंगे आपको। ये सब इस मुल्क में हर चीज़ 2 नंबर है। पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी मुनाफकत कर रही है सिर्फ अपने वोट बैंक को ये बताने के लिए कि देखें हमने आपके लिए कितनी स्ट्रगल कर रहे हैं, कितना लड़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है आमिर की। एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने कहा जी बिस्मिल्लाह दसो जी, वोट देता और गिनती क्यों? कोई गिनती नहीं है, बस ठीक है ये बजट मंजूर हो गया, अब आप अपने घर को जाएं। ये कोई तरीका ही नहीं है इस मुल्क में। सब बेवकूफ़ बना रहे हैं। और मेरी तरफ से इदारे, सुप्रीम कोर्ट लड़े, हाई कोर्ट लड़े, इलेक्शन कमीशन लड़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है एट द एंड ऑफ द डे मुझे क्या दे रही है ये गवर्नमेंट। अगर मुझे कुछ नहीं दे रही, ये सारे लड़ लड़ के मर जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता? जी फैसल साहब। यार साहब की मैं इस बात से तो मुत्तफिक हूँ कि ये तो फर्क नहीं पड़ता। बट दूसरी बात है, लड़ाई भी बड़ों की हो रही है ना। फॉर्म 45 दिखाने को तैयार नहीं, इसी बात की तो लड़ाई है ना कि भाई फॉर्म 45 नहीं दिखाना हमने, बाकी क्या लड़ाई है।
ये तो हुक्मरानों की लड़ाई है, होना भी कुछ नहीं है, 5 साल गुजर जाएंगे, फॉर्म 45 सामने नहीं आएंगे। लेकिन ये जो पीपल्स पार्टी को बना रहे हैं, अब पीपल्स पार्टी तो सबको ही पता है कि वो एक अदाकारी कर रही है, उसने जैसे आमिर साहब कह रहे हैं वोट तो उसने बजट को देना ही देना है, हर सूरत में जो है वो देना है। ये भी फॉर्म 47 की जो है बेनिफिशियरी है, लेकिन कार्ड अपने अच्छे खेल रही है। लेकिन फैसल साहब कोई ना कोई चीज तो है ना कि जैसे कल बिलावल भुट्टो नहीं बैठे इजलास में, कोई ना कोई बात तो है इनके दरमियान। पैसों का रोला हम और आप बैठ के डिस्कस कर रहे हैं ना, हम और आप बैठ के डिस्कस कर रहे हैं ना इस बात को, यही कामयाबी है उनकी। काम सारे वही कर रहे हैं जो नून लीग कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये कामयाबी है कि आज हम और आप बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। कोई बहुत बड़ा उन्होंने इनकलाबी इकदाम कर दिया या उनके इस इकदाम से जो है वो टैक्स की शरह जो है वो कम हो जाएगी, या वो ऐसा कोई सिंध का ऐसा कोई इनकलाबी बजट लेकर आ जाएंगे, या सिंध में जो है वो करप्शन जो है वो खत्म हो जाएगी, या सिंध में जो है कोई सूरत कुछ भी नहीं होना ना, ऐसी चलता रहेगा। लेकिन ये जो आपका बुनियादी सवाल है, ये शहबाज शरीफ साहब बिलावल साहब को मना रहे हैं, पीपल्स पार्टी को मना रहे हैं, फजल रहमान को मना रहे हैं, भाई तुम आम आदमी को क्यों मनाने की कोशिश नहीं करते? अगर आप आम आदमी को मनाने की कोशिश कर लें, उनको राजी कर लें, तो शायद आपको इन लोगों को ना मनाना पड़े। लेकिन उस आम आदमी को मनाने के लिए जो है ना, एक तो मराद का भी इशू नहीं है, एक खास जहनी सतह का भी इशू है। हमारे हुक्मरानों के, हमारी इस कौम का जो सबसे बड़ा अलमिया है ना, हमें जो लीडर मिले वो लीडर का स्टफ ही नहीं है। उनकी जो लीडर का एक मेंटल लेवल होना चाहिए, जो जहनी सत्ता होना चाहिए। हम अब क्या करें, इस कौम की कैतुल रजाल की कैफियत है। अब इन्हीं से जो है वो हमने और आपने अपनी हुक्मरानी करानी, इसीलिए हुक्मरान है, इसीलिए जो है वो बहुत सारी चीजों के बेनिफिशियरी है कि बड़े अच्छे यस मैन है, लीडर का स्टफ नहीं है, बहुत अच्छे अंदाज में जो है हर बात में जो है वो हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं, इसलिए जो है बारी लग जाती है, कभी किसी की बारी लग जाती है, कभी किसी की बारी लग जाती है। हमारा आपका तो इस पूरे खेल में आम आदमी का कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है। बिल्कुल सही। पे गुफ्तगू भी नहीं कर सकते, वो नया पाकिस्तान। कोई नहीं यार, खुल के बात करो। पहले कौन सी कोई रैशनल में करते हो, वो सस्पेंड हो गया आधा, तो करो, ट्रिब्यूनल बने ही नहीं। हालांकि इनकी इज्जत करने को बड़ा दिल करता है। आमिर साहब ने बताया कि आप कहीं भी बैठ के बात करेंगे तो आप पे ना उसका जो है ना वो नहीं, वो कह रहे हैं कि खुल के बात कर सकते हैं, पूरी दुनिया पे लागू हो गया है। आप वो कह रहे हैं कि आप खुलकर बात कर सकते हैं। मैं कोई आमिर साहब की बात में आके थोड़ी फंसूंगा, ये तो चाहते हैं फंस जाऊं। कमाल है यार। लेकिन मुझे थोड़ी मतलब मैं कह रहा हूँ कौन सी ऐसी बात करते हो कि फंस जाओगे? कहने का ये जो मकसद है ना कि ये जो हुक्मरान तबका है ना, इनको अब लीडर ना समझे कौम का। ठीक है, ये इसीलिए हुक्मरान है कि लीडर नहीं है। सही। और ये अगर इनमें लीडर वाली सलाहियत होती तो यहाँ तक होती ही नहीं। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है। अब देखते हैं जी ये सारे लीडर इकट्ठे होकर क्या फैसले करते हैं, और वाकई ये एक साथ चल नहीं, लीडर नहीं बोल रहे हैं, तबका अशराफिया बोल रहे हैं। तबका अशराफिया, फिर आप लीडर कह रही हैं। चलें, आपकी ब्रेक से पहले ना फैसल साहब, एक मैं लाइटर नोट आपसे पूछना चाह रही थी, ये आमिर साहब तबका अशराफिया में हैं, अभी बजट के बाद फॉल करते हैं या नहीं, ताकि हम आमिर साहब की पीपल्स पार्टी की, आमिर साहब की पीपल्स पार्टी की एक ही पॉलिसी है। चले बिल्कुल सेम पेज पर है। शोर मचाते हैं ऐसे कि बहुत बड़ा जुल्म हो गया, बाहर निकल के बोले कैसा दिया। सही है, चलें देख ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आ रहे हैं, यही सवाल इलियास साहब, और कुछ हम टारगेट पर भी बात करेंगे। इरशाद अंसारी साहब एक्सक्लूसिव हमारे साथ हैं कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनज़र क्यों नहीं रखा जाता जब टारगेट सेट किए जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे हदफ रख लिए जाते हैं और फिर एंड में कहा जाता है जिसमें खसारा हुआ, जो फिर आवाम को भुगतना पड़ता है टैक्स की सूरत में। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। इलियास साहब, आपको क्या लगता है हुकूमत के लिए कितना मुश्किल टास्क है इत्तेहादियों को साथ रखना, खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? ज़ाहिर जो जिस तरह का रवैया कल उनका देखा गया और अभी भी कुछ इसी तरह के बयानात आ रहे हैं, हुकूमत को तो इस बारे में पता है साथ रखना बड़ा ज़रूरी है इत्तेहादियों को, क्योंकि गवर्नमेंट पहले ही एक बड़ी पार्टी की मुखालफत नहीं बर्दाश्त कर पा रही। उसको पता है कि टफ़ टाइम, उस हालांकि अंदर जेल के अंदर रख के भी उनको टफ़ टाइम मिल रहा है। तो अब गवर्नमेंट को इनको साथ रखना, इत्तेहादियों को साथ रखना, उनको गवर्नमेंट को भी पता है कि ये इत्तेहादी क्या है, इनकी डिमांड क्या है, और ये साथ रहेंगे, क्योंकि इनकी बात हमेशा, जब भी आपने देखें कोई भी इनका प्लान हो, ये आपस में डिस्कस करते हैं, मीडिया के सामने बाद में लेके आते हैं, लेकिन अंदर से इनके रूट्स एक ही हैं और आपस में इनकी सारी बातचीत होती है। ये दिखावे के लिए पीपल्स पार्टी वगैरह करती है,
और उन्होंने देखें, अब देखें मौलाना के पास खुद चल के चले गए प्राइम मिनिस्टर। अब एक एंड को वो सेव कर रहे हैं, दूसरे एंड को भी वो सेव कर लेंगे। उनके मुतालबात हैं, वो मुतालबात मान लेंगे। ज़ाहिर है उनकी डिमांड्स हैं, उनकी कराची के लिए फंड्स हैं या दूसरे भी फेडरल गवर्नमेंट के जो इनके मसले हैं वो मसले हल हो जाएंगे। और इनके लिए कोई ऐसा मसला नहीं है, बजट में बस डिमांड्स हैं, उनको पता है यही दिन है, इसी में ही वो मनवा सकते हैं। आज भी देखें 2 बंदे इनके पंजाब असम्बली में चले गए इजलास में टोकन, लेकिन उन्होंने बाइकाट किया था और बाकायदा इसको रजिस्टर करवा रहे थे कि जी हम बाइकाट पर हैं, आवाम को पता चले कि जी हम बाइकाट पर हैं, ताकि कल जो वोट लेने जाएं तो वो बताएं कि हम आपके लिए लड़ रहे थे। उस वक्त भी, बजट के वक्त भी लड़े और हर मौके पर लड़े। तो जाहिर हर मौके पर उन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखानी है कि अपोजिशन होने की वजह से उन्होंने दिखाना है कि जी हम अब साथ थे, लेकिन आपके लिए, आवाम के लिए हर मौके पर हम खड़े रहे। जाहिर गवर्नमेंट ने महंगाई की, हमने इनकार कर दिया। ये एक टेक्निक है और वो टेक्निक को भरपूर तरीके से चला रहे हैं। अगर आवाम समझने की बात है, अगर आवाम समझती है, नहीं समझती, ये उनकी मर्जी है, लेकिन ये है टेक्निक, ये उनकी डिमांड्स पूरी होंगी, डिमांड्स पूरी हो। अरशाद अंसारी साहब, जाहिर है बजट से रिलेटेड जिस तरह आप बात भी कर रहे थे, आपकी अपनी ओपिनियन क्या है? एक तो जाहिर है रिपोर्टिंग होती है और एक जब आप सालों से इसको कवर कर रहे होते हैं, क्या आप इस बजट को कह सकते हैं कि ये एटलीस्ट ताजिर दोस्त है, अवाम दोस्त है, बैलेंस बजट है? एक कल भी जब आपसे बात हो रही थी तो मैंने ये सवाल आपके सामने रखा था, जब टारगेट सेट किया जाता है तो ग्राउंड रियलिटीज़ को गवर्नमेंट बजट बनाते हुए नज़रअंदाज क्यों कर देती है? ग्राउंड रियलिटीज़ की बात जो आपने की है उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब तक बजट होता था उस वक्त तक वर्किंग भी की जाती थी। हर साल दिसंबर से बजट की तैयारी शुरू हो जाती थी। उसमें फिर जो है वो आम स्टेक होल्डर्स, उनकी मशावरत होती थी, चैम्बर्स की मशावरत होती थी, ट्रेड यूनियंस की मशावरत होती थी। एक्चुअली अब जो है वो बजट एलीट क्लास का जो है वो एक, आप यूँ कह लें कि एक बिजनेस बन चुका है। ये जो आप आम आवाम की बात करते हैं उसके लिए तो सुबह शाम बजट आता है। एक्चुअली अब इस बजट की अहमियत नहीं है। इसमें अशराफिया जो है वो अपने गोल्स, अपने टारगेट सेट करती है कि उसने क्या क्या कहाँ जो उनके इन्वेस्टर्स होते हैं और उनकी जो मफादात होते हैं उसको कहाँ कहाँ पे उन्होंने सपोर्ट करना है, कहाँ कहाँ उसको जो है वो जो है आगे बढ़ाना है। और दूसरा ये कि जो अहदाफ सेट किए जाते हैं उसमें भी जिस बुनियाद पे किए जाते हैं वो बुनियाद गलत होती है। हमेशा से मैं ये बात कह रहा हूँ कि आप जिन डेटा की बुनियाद पे, जो स्टैटिस्टिकल ब्यूरो का डेटा होता है उसकी बुनियाद पे जब आप एलोकेशंस करते हैं वो डेटा एक्यूरेट नहीं होता। जब वो आप एलोकेशन करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करने जाते हैं तो पता चलता है कि जी जिस डेटे की बुनियाद पे जितने लोगों के लिए या जितने एरिया के लिए ये फंड रखे गए थे वो उससे कहीं ज्यादा है। सबसे पहले हमें अपनी जो है वो बुनियाद ठीक करनी पड़ेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया अरशाद अंसारी साहब, वक्त हमारे पास खत्म है। तमाम पैनल का शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट्स नाज़रीन इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।